फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम यूनिट 3 और यूनिट 4 की आज हम मैराथन क्लास को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको यूनिट 1 की मैराथन क्लास 1 में हमने यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उसके आंसर्स को डिस्कस किया था। उसके बाद आपकी मैराथन क्लास 2 में जिसमें हमने यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हमारी यूनिट 3 और यूनिट 4 दोनों की ही मैराथन क्लास है। इसके अंदर आज हम यूनिट 3 और 4 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और उसके साथ साथ उसके आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों यूनिट साथ लेने का मेरा बस यही पर्पस था, क्योंकि यूनिट 3 और यूनिट 4 आपकी करिकुलम पे बेस्ड है और इससे ठीक है आपके 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो करिकुलम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके, तो करिकुलम में या तो पूछेगा कि करिकुलम होता क्या है, ठीक है, इसके मॉडल्स क्या हैं, ठीक है, करिकुलम चेंज क्या है, करिकुलम डेवलपमेंट क्या है, करिकुलम अप्रोचेस क्या है, ठीक है, करिकुलम बेसिस क्या है और एनसीएफ पूछा जाता है। यही आपके यूनिट 3 और यूनिट 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और भी 2-3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम एक एक करके देख लेते हैं। ओके, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में जरूर शेयर करें। जितना आप शेयर करोगे उतना मैं आपको और से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। ओके, यूनिट 3 से आपका पहला क्वेश्चन है, करिकुलम क्या है, इसके मीनिंग क्या है, इसके नेचर्स क्या है, इसके ठीक है ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम कंपोनेंट्स क्या है, इसके तत्व क्या है और इस करिकुलम के बेसिस और प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति, पाठ्यक्रम के विकास के लिए जरूरी तत्व, पाठ्यक्रम के आधार और पाठ्यक्रम किन सिद्धांतों पर बनाया जाता है। ठीक है, फिर सेकेंड है डिफरेंट अप्रोचेस टू करिकुलम थ्योरी, पाठ्यक्रम के विभिन्न दृष्टिकोण को विस्तार कीजिए। आपकी 4 डिफरेंट अप्रोचेस होती है, 4 तरीके की अप्रोचेस होती है करिकुलम अप्रोच। पहली आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच, सेकंड आपकी लर्नर ड्राइवन अप्रोच, थर्ड आपकी क्रिटिकल अप्रोच, फोर्थ आपकी आती है पार्टिसिपेटरी अप्रोच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका शॉर्ट नोट पे बनता है, करिकुलम एज अ प्रोडक्ट, पाठ्यक्रम उत्पाद के रूप में, करिकुलम एज अ प्रोसेस, पाठ्यक्रम प्रक्रिया के रूप में, और आपका क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आ जाता है करिकुलम एंड सिलेबस। ठीक है, ये आपका कभी भी 16 मार्क्स में नहीं आता, ये हमेशा करिकुलम एंड सिलेबस आपका डिफरेंसेस 4 मार्क्स का आता है। ओके, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एनसीएफ 2005 क्या, डिस्कस इट्स नीड्स ऑब्जेक्टिव एंड कंसर्न, हाईलाइट इन रेलिवेंस इन प्रेजेंट डे इंडियन सोसाइटी। एनसीएफ क्या है उसके बारे में बताना है आपको। आज के भारतीय समाज में इसकी प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए इसकी आवश्यकता, उद्देश्य और चिंताओं पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन करिकुलम, इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जब हम करिकुलम का विकास करते हैं, उसमें कौन कौन से चरण होते हैं, उसकी व्याख्या करनी होती है। ठीक है, फिर आपके यूनिट 4 से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी पूरी संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, कल को एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय करिकुलम चेंज। ठीक है, करिकुलम चेंज क्या है, पाठ्यक्रम परिवर्तन से आपका क्या अभिप्राय है, डिस्क्राइब द नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम चेंज। ठीक है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्या महत्व है और कौन कौन से फैक्टर है जो करिकुलम चेंज को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसको आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर स्किप करना है। ठीक है, व्हाट डू नो अबाउट द करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम डिज़ाइन क्या होता है, डिस्क्राइब डिसिप्लिन सेंटर डिज़ाइन, लर्नर सेंटर डिज़ाइन और डिज़ाइन एंड प्रॉब्लम सेंटर डिज़ाइन क्या है। ठीक है, पाठ्यक्रम की योजना या प्रारूप के बारे में आपके जानते हैं, पाठ्यक्रम के विषय केंद्रित योजना तथा समस्या केंद्रित योजना का वर्णन कीजिए। और थर्ड आपका क्वेश्चन है यूनिट 4 से लास्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, कौन कौन से करिकुलम के कंपोनेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं जब हम करिकुलम का विकास करते हैं। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, पाठ्यक्रम विकास के महत्व क्या है उसको वर्णन कीजिए। ठीक है, आज की हम मैराथन क्लास में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले करिकुलम क्या है, इसके मीनिंग को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बेसिस क्या है, इसकी अप्रोचेस क्या और प्रिंसिपल्स क्या है करिकुलम के, और आज हम डिफरेंट अप्रोचेस टू करिकुलम थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, क्योंकि अब टाइम कम है। ठीक है, मैं आपको ये मैराथन क्लास 2 पार्ट में दूंगी, अभी मैं आपको ये पार्ट 1 करा रही हूँ और थोड़ी देर बाद मैं आपको पार्ट 2 भी प्रोवाइड करा दूंगी। ओके,
फिर एनसीईआरटी में मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। हम पार्ट 3 में जो हमारा यूनिट 3 का पार्ट 2 आएगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे और आपका करिकुलम एज अ प्रोडक्ट और करिकुलम एज अ प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपका, ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट को भी डिस्कस कर दिया जाएगा, ठीक है। अब टाइम कम है, ये क्वेश्चन आप खुद से प्रिपेयर कर लीजिएगा, एक बार आप बुक से पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं समझ आता, आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं इससे एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी आपके लिए, ठीक है। चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 करिकुलम, पाठ्यक्रम होता क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पाठ्यक्रम होता क्या है, ठीक है, ठीक है। कोई भी हम कार्य करते हैं उसके पीछे कुछ उद्देश्य होते हैं, उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, जिससे हमें पता चलता है कि किन तथ्य, अनुभवों, सूचनाओं, क्रियाओं का अध्ययन हमको करना है जिससे उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। पाठ्यक्रम उस कड़ी के रूप में भी देखा जा सकता है जो प्रमुख आधार है। ये आधार विद्यार्थियों और शिक्षक को जोड़ती है और पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को शिक्षा देने में सहायक करती है, ठीक है। आप जानते होंगे कि समय समय पर पाठ्यक्रम का प्रारूप बदलता रहता है। ये सब ऐसे परिवर्तन हैं जो समय समय पर पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं और इन्हीं के आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारित होते हैं, ठीक है। ओवरऑल हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं पाठ्यक्रम पूरे साल का कोर्स ऑफ स्टडी होता है। उसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती है, चाहे वो आपकी एकेडमिक हो, ठीक है, और आपकी नॉन एकेडमिक चीज़ें होती है। एकेडमिक जो पढ़ने से रिलेटेड होती है, जैसे आपका सिलेबस हो गया, क्लास 1 का सिलेबस ये है, क्लास 2 के बच्चों को ये पढ़ना है, क्लास 3 के बच्चों को ये पढ़ना है। और नॉन एकेडमिक हो गया जो आपके डांस हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, इसको हम नॉन एकेडमिक, ये सब क्रियाएँ पाठ्यक्रम के अंतर्गत इंक्लूड की जाती है। अब आपको अपने एग्जाम में लिखना कैसे है पाठ्यक्रम। अंग्रेजी भाषा में पाठ्यक्रम के लिए करिकुलम शब्द का प्रयोग किया जाता है। करिकुलम शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, यह जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान, रन वे ऑन रेस कोर्स। यदि हम पाठ्यक्रम के शाब्दिक अर्थ पर विचार करें तो हमें ज्ञात होगा कि पाठ्यक्रम एक मार्ग है जिस पर चक्कर लगाकर बालक अपने शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य को पूर्ण करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक दौड़ है जो पाठ्यक्रम के मार्ग में पर दौड़ी जाती है और इसके द्वारा बच्चों का सर्वगुण विकास होता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम एक दौड़ का मैदान है अथवा ऐसा साधन है जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है पाठ्यक्रम के द्वारा। अब पाठ्यक्रम की परिभाषा, आपको 2 से 3 परिभाषा अपने एग्जाम में जरूर लिखनी है, ठीक है। पाठ्यक्रम की परिभाषा, मुनरो के अनुसार पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित होती है जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। हॉर्न के अनुसार पाठ्यक्रम वह होता है जो बालकों को पढ़ाया जाता है वह शांतिपूर्ण पढ़ने या सीखने से अधिक, इनमें उद्योग, व्यवसाय, ज्ञान अर्जन, अभ्यास और क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं, ठीक है। कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में साधन है जो अपनी सामग्री शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपनी चित्रशाला विद्यालय में ढाल देता है। अब पाठ्यक्रम विकास में को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करते हैं। पहला आपका जो कारक आता है फिलॉसफिकल, ठीक है, फिलॉसफिकल दार्शनिक कारक, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जितने भी हमारे दार्शनिक हैं, फिलोसफर हैं, उनकी थिंकिंग बिल्कुल अलग होती है। वे अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पर फिलॉसफी देते हैं और वो पाठ्यक्रम बताते हैं कि पाठ्यक्रम कैसा बनेगा। सेकंड आपका आता है पॉलिटिकल फैक्टर, ठीक है, कई सारे लॉ आ जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ जाती है। जो भी हमारे संविधान है उसमें बताया गया है कि हमें बच्चों को एजुकेशन कैसी देनी चाहिए। एजुकेशन के अंदर जो मिनिस्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वो कितना खर्चा कर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में और कितना अपनी पॉकेट में रख रहे हैं, तो मिनिस्टर का भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये हमारा सेकंड हो गया पॉलिटिकल फैक्टर। थर्ड हमारा आ गया सोशल फैक्टर, ठीक है, सामाजिक कारक, ठीक है। अब समाज किससे बनता है, टीचर से, नेबर से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, इन्हीं से मिलकर समाज बनाए। ये वो कारक है जो समाज के स्तर पर अफेक्ट करते हैं। इनके व्यू पॉइंट्स होते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ करें, इनके व्यू पॉइंट मिलने चाहिए करिकुलम से, ठीक है। फिर आपका आता है इकोनॉमिक फैक्टर, फोर्थ आपका इकोनॉमिक फैक्टर होता है, ठीक है। अब हम करिकुलम बना रहे हैं, ठीक है, करिकुलम का विकास कर रहे हैं तो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है।
तो करिकुलम में पैसों का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जो हम रिसर्चर फिलोसफर को पैसा देना पड़ता है, ठीक है। वो करिकुलम का निर्माण करेंगे, फ्री में तो करेंगे नहीं, ठीक है, तो उनको हमें पैसे देने पड़ते हैं, सैलरी देनी पड़ती है। फिर आपका आता है फिफ्थ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, तकनीकी कारक, पर्यावरणीय कारक, ठीक है। आजकल के टाइम में अपडेटेड टेक्नोलॉजी हो गई है, बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन दी जाती है और साथ में बहुत सारी मशीनें भी आ गई, ये भी सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया जाता है, इसका भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जैसा हम बच्चों को इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे वैसा ही बच्चा सीखता है। तो आपके 5 कारक है। पहला आपका कारक है फिलोसफिकल फैक्टर, सेकंड है आपका पॉलिटिकल फैक्टर, थर्ड है आपका सोशल फैक्टर और फोर्थ है आपका इकोनॉमिक फैक्टर और फिफ्थ है आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। उसको आप लिख लेंगे, ठीक है। फिर आपके पाठ्यक्रम के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, क्यों हम पाठ्यक्रम बनाते हैं, इसके पीछे क्या एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति, जो हमने उद्देश्य सेट किए उनकी प्राप्ति के लिए शिक्षण सामग्री के निर्धारण में सहायक, ठीक है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही जो हम शिक्षण सामग्री यूज़ करेंगे, ठीक है, जो हम सब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे उसका निर्धारण करने में भी पाठ्यक्रम काफ़ी हेल्प करता है। शिक्षण विधियों के निर्धारण में भी सहायक, कौन कौन से टीचिंग मेथड्स यूज़ किए जाएंगे वो भी करिकुलम के द्वारा पता चलते हैं। विषय सामग्री के विभाजन में भी भूमिका निभाता है। चरित्र और नागरिकता का विकास, करिकुलम के अंदर बच्चों का सार्वगुण विकास से संबंधित प्लानिंग की जाती है, ठीक है। ओवरऑल ये क्या होता है, कोर्स होता है। व्यक्तित्व का विकास और खोज एवं आविष्कार का विकास करना होता है, ठीक है। अब पाठ्यक्रम के आधार क्या है, बेसिस ऑफ करिकुलम। आपके जो बेसिस ऑफ करिकुलम है वो आपके 4 बेसिस ऑफ करिकुलम है। पहला आपका आता है दार्शनिक आधार, ठीक है। फिर आपका आता है सामाजिक आधार, थर्ड आपका आता है मनोवैज्ञानिक आधार और फिर आपका आता है फोर्थ आपका साइंस, ठीक है, साइंस बेसिस, ठीक है, वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक आधार, ठीक है। आई होप आपको बेसिस अच्छे से क्लियर हो गए। पाठ्यक्रम के आधार कौन से हैं, पहले आपके 4 आधार है, फिर हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि करिकुलम क्या है, उसके बेसिस ऑफ करिकुलम को समझाइए, ठीक है आपके, और कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, उसके अंदर 2-3 क्वेश्चन को ऐड कर देगा, ठीक है। जैसे करिकुलम पूछा, व्हाट इज़ करिकुलम, ठीक है, बेसिस ऑफ करिकुलम को समझाइए, कौन कौन से फैक्टर्स है जो करिकुलम को प्रभावित करते हैं, ऐसे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। पहला है, अब हम पढ़ते हैं दार्शनिक आधार, फिलोसफिकल बेसिस। पाठ्यक्रम का एक मुख्य आधार दर्शन है। पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य हमें दर्शन से प्राप्त होते हैं, अतः पाठ्यक्रम की समस्या एक दार्शनिक समस्या भी होती है। दार्शनिक विचारधाराओं के अनुसार पाठ्यक्रम आदर्शवाद है, ठीक है, क्योंकि टीचर आपके लिए क्या है, आइडियल है। जो स्टूडेंट्स है उनके लिए टीचर क्या होता है, आइडियल होता है। जो कुछ टीचर करता है वही बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, उसकी कॉपी करते हैं। प्रकृतिवाद, ठीक है, प्रकृतिवाद के अंदर बच्चे नेचर से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, और वो खुद अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। थर्ड है आपका अस्तित्ववाद, इसको हटा दीजिएगा, आप इसमें लिखिएगा अस्तित्ववाद, ठीक है। जो चीज़ें आपको आसपास से मिलती है और आसपास लोगों का उन पर विश्वास होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, अस्तित्ववाद कहते हैं। यथार्थवाद, रियलिज्म, ठीक है, जो नॉलेज आपको लाइफ से कनेक्ट कर रही है, जो आपकी रियल लाइफ है उससे कनेक्ट कर रही है, ठीक है, और आप खुद करके सीख रहे हैं, उसी को हम रियलिज्म कहते हैं, ठीक है। पहला आपका क्या है, दार्शनिक आधार। सेकंड है आपका सामाजिक आधार। इस आधार के अनुसार पाठ्यक्रम में उन विषयों एवं क्रियाओं को स्थान प्रदान किया जाता है जो छात्र में सामाजिकता की भावना का विकास करने में सहायक हो। पाठ्यक्रम में भाषा, इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, साहित्य आदि को भी स्थान प्रदान किया गया है, ठीक है, क्योंकि समाज के अंदर जेंडर, रिलीजियन, ठीक है, कल्चर, सोशल ग्रुप, इन सब फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। फिर थर्ड है आपका मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल बेसिस। मनोवैज्ञानिक आधार के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण बालक की रुचियाँ, प्रवृत्ति, आवश्यकता तथा बालक को ही केंद्र मानकर किया जाता है, ठीक है। फिर है आपका फोर्थ वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक बेसिस। वैज्ञानिक आधार विज्ञान का चरमुखी विकास कर पाठ्यक्रम के लिए आधार प्रदान करता है। इस आधार के अनुसार पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों के अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। पाठ्यक्रम के इस आधार शिक्षक को विज्ञान केंद्रित पाठ्यक्रम प्रदान
किया है। ठीक है, अब पाठ्यक्रम विकास की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, नीड ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसकी क्या ज़रूरत है? ठीक है, अब हम उसको समझते हैं। छात्रों की अभिरुचियों को उत्पन्न करने के लिए, छात्रों की क्षमताओं को अनुरूप उनका विकास करने के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए, व्यवसाय तथा नौकरियों के लिए तैयार करना, कि बच्चों को उनके आने वाली पीढ़ी के लिए, ठीक है, जो उनका आने वाला भविष्य है उसके लिए तैयार किया जाए, ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सके। प्रजातंत्र में सामाजिक क्षमताओं का विकास करना, ऐसे नागरिकों को तैयार कर जो प्रजातंत्र का नेतृत्व करे। ठीक है, मानसिक पक्षों को परीक्षण तथा विकास करने के लिए, तकनीकी विकास तथा वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए भी उन्हें तैयार किया जाता है। छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार करें और शिक्षा भावी जीवन यापन के लिए दी जाती है। मानवीय गुणों के विकास के लिए शिक्षा में महत्व दिया जाता है। आत्मानुभूति का भी विकास किया जाता है। अब पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं? ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, उसके कौन कौन से सिद्धांत है उसको हम देखते हैं अब। ठीक है, जो पाठ्यक्रम का निर्माण है वो छात्र केंद्रित सिद्धांत पर आधारित होता है, कि छात्र को ध्यान में रखकर जो उसकी नीड्स हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, और जो उसका इंटरेस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। फिर विषय केंद्रित सिद्धांत भी होता है। ठीक है, फिर आपका क्रिया केंद्रित, के बच्चों को कौन कौन सी एक्टिविटी करानी है। समुदाय केंद्रित, कम्युनिटी सेंटर प्रिंसिपल, रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। 6 है आपका उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, जो हम पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। ठीक है, समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, पाठ्यक्रम में अदर सब्जेक्ट्स का दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या होना चाहिए, कोरिलेशन होना चाहिए। विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धांत, अगर कुछ भी हमें अपने करिकुलम में परिवर्तन करना है तो वो हम परिवर्तन कर सके, तो वो क्या होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अवकाश व सदुपयोग का सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ लीजियर, ठीक है, जब अवकाश हो, छुट्टी हो तो उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों को हॉलीडे होमवर्क दे दिया जाता है जब उनके समर वेकेशन पढ़ते हैं, विंटर वेकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप इसको एक एक करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट अप्रोचेस टू करिकुलम थ्योरी। आपके 4 अप्रोचेस हैं, अप्रोचेस ऑफ करिकुलम। ये अभी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपका बेसिस और एक आपका अप्रोचेस, ठीक है, एक आपका करिकुलम चेंज और एक आपका करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपके 4 जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक है करिकुलम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी नीड्स क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो करिकुलम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, हम इन टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं डिफरेंट अप्रोचेस टू करिकुलम थ्योरी। ठीक है, करिकुलम चेंज और करिकुलम डेवलपमेंट मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ठीक है, बिल्कुल हम उसको डिटेल में करेंगे। आपके 4 प्रकार के अप्रोचेस होती है। पहली अप्रोचेस ट्रेडिशनल अप्रोच, जो पुराने तरीके से पढ़ाया जाता था। ठीक है, जिसके अंतर्गत टीचर सेंटर्ड में होता था। ठीक है, जो टीचर का रोल होता था वो एक्टिव होता था, जो बच्चों का रोल होता था वो पैसिव होता था। टीचर इंस्ट्रक्शन देता था, ठीक है, बच्चों को लेक्चर मेथड से पढ़ाया जाता। सारा करिकुलम टीचर ही तैयार किया जाता था, बच्चों का रोल सिर्फ पैसिव होता था। अब है हमारा लर्नर ड्राइवर अप्रोच। ठीक है, लर्नर ड्राइवर अप्रोच के अंतर्गत ये अप्रोच बाल केंद्रित अप्रोच होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत बालक को ध्यान में रखकर करिकुलम बनाया जाता है। इसमें बच्चे खुद करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करते हैं। चाइल्ड का इसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट रोल होता है और टीचर यहाँ पे सिर्फ बच्चों को गाइडेंस करता है। ठीक है, और जो यहाँ पे टीचर का रोल होता है वो पैसिव होता है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स का रोल है इसके अंतर्गत एक्टिव होता है। आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि ट्रेडिशनल लर्नर ड्राइवर में क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, अब हम थर्ड करते हैं क्रिटिकल अप्रोच। क्रिटिकल अप्रोच क्या होता है, इसके अंतर्गत टीचर और स्टूडेंट दोनों का ही रोल इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे स्टूडेंट सारी एक्टिविटीज़ करेगा। ठीक है, जो भी कार्य हैं, जो उसकी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, ठीक है, बस टीचर उसकी हेल्प कर सकता है उसको सॉल्व करने में। और टीचर यहाँ पे जो बच्चे ने सारी एक्टिविटीज़ किया उसके लिए, और जो उसको प्रॉब्लम है उसके सारे रिकॉर्ड्स रखेगा, पोर्टफोलियो बनाएगा और उसके टीचिंग मेथड्स कौन कौन से यूज़ करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, क्रिटिकल अप्रोच के अंदर टीचर बच्चों के बारे में सारे रिकॉर्ड्स रखता है और ज्ञान को रियल लाइफ के अंदर जोड़ा जाता है क्रिटिकल अप्रोच के अंतर्गत।
अब पार्टिसिपेटरी अप्रोच क्या होती है? पार्टिसिपेटरी अप्रोच के अंतर्गत टीचर और स्टूडेंट दोनों की बराबर की भागीदारी होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत। इसके अंदर टीचर बच्चों से डिस्कशन कर सकता है, क्वेश्चन आंसर पूछ सकता है, ठीक है, कैलिब्रेशन हो सकता है, सहयोग होता है। ये एक हमारी मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है, पार्टिसिपेटरी अप्रोच। आई होप आपको चारों अप्रोच अच्छे से क्लियर हो गए। अब हम एक एक करके इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। परंपरागत पाठ्यक्रम में बालक को महत्व न देकर विषयों को महत्व दिया जाता है। पाठ्यक्रम पर आधारित होने के कारण यह पुस्तक का पाठ्यक्रम तथा विषयों को केंद्र मानकर चलने के कारण यह विषय केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहलाता है। इसे परंपरागत ट्रेडिशनल अप्रोच की जगह इसे हम सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम भी कह सकते हैं। इससे यह बात पूर्व निर्धारित होती है कि बालक को क्या पढ़ना है, क्या शिक्षक को पढ़ाना है, ये पूरी तरह से विषय सामग्री पर आधारित होता है। पहले टाइम पर टीचर क्लास के अंदर आता था, बुक बच्चों को बोलता है ये पेज नंबर ओपन, और टीचर उसके बारे में क्या करने लगता है, लेक्चर देने लगता था, ठीक है। विषय से बाहर के अनुभवों को इसमें कोई भी स्थान नहीं दिया गया। बालक के बौद्धिक विकास को ही शिक्षा का उद्देश्य मान के शिक्षण किया जाता है। इसमें रोट लर्निंग होती है। बच्चे बालकों की रुचियों की यहाँ पे अवहेलना की जाती है कि बालक का क्या किस में इंटरेस्ट है, ठीक है, बालक की क्या रिक्वायरमेंट, इसको इग्नोर किया जाता है तथा ज्ञान प्रदान करने के लिए संपूर्ण प्रयास किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम एक ऐसी योजना है जिसमें बालकों को मात्र ज्ञान प्रदान करने के लिए विषयों को अध्ययन कराया जाता है और विषय सामग्री को इस प्रकार संगठित किया जाता है। इसमें बालक अपने ज्ञान में बुद्धि करने के लिए ग्रहण कर लेते हैं और उसी व्यक्तित्व के अन्य अंग भले ही अविकसित रह जाएं। इसलिए परंपरागत पाठ्यक्रम आज आलोचना केंद्र बन गया है, ठीक है। ये हमारी क्या पुरानी अप्रोच है, ठीक है। परंपरागत या विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के क्या गुण या विशेषता है? विषय केंद्रित और शिक्षक केंद्रित उपागम है। ये सब्जेक्ट एंड टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। समझने में सरल तथा साधारण है। सरलता से परिवर्तित, इसमें इजीली हम चेंजेस कर सकते हैं। मूल्यांकन में सरलता, ठीक है, आपने बुक में पढ़ा है और बुक से रिलेटेड आपने क्या कर लिया, क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है, उनका टेस्ट ले लिया, तो मूल्यांकन करने में ये क्या है, ईजी है। अनुभवों की प्रभावशाली व्याख्या के लिए आवश्यक है, ठीक है। टीचर अब इतने टाइम से पढ़ाता आ रहा है तो उसको क्या हो गया, एक्सपीरियंस हो जाता है, तो अनुभवों की प्रभावशाली व्याख्या के लिए आवश्यक है। बौद्धिक विकास में सहायक होता है। अब इसकी कमियां व दोष, अवगुण क्या, विषयों के रूप में संकुचित अवधारणा है। ये शिक्षक की नई शिक्षण विधियों को नहीं अपनाता है कि टीचिंग आज के ज़माने में जो टीचिंग मेथड यूज़ किए जाते हैं उसको नहीं अपनाता। वही बच्चों को बुक ओपन कराई और वही सेम लेक्चर देना शुरू कर दिया, ठीक है। आजकल जो नए टीचिंग मेथड उसको यूज़ नहीं करता है। परीक्षाओं का अत्यधिक भार होता है, ठीक है। ओवर बर्डन बाय द एग्जामिनेशन प्रजातांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। ये सीखने की प्रक्रियाओं को सीमित करता है और पुस्तक के एवं सिद्धांतिक ज्ञान पर बल देता है। सेकंड हमारी अप्रोच है मीनिंग ऑफ लर्नर ड्राइवन अप्रोच, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, बालक सेंटर्ड में होता है और बालक की रुचियों का विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। बालक केंद्रित पाठ्यक्रम या अधिगमकर्ता चालित पाठ्यक्रम में बालक का प्रमुख स्थान तथा शेष आवश्यक शैक्षिक क्रियाओं तथा उनके विभिन्न अंगों को गौण स्थान दिया है, ठीक है। जिसमें सीखने की समझ सामग्री पाठ्य वस्तु क्रियाएं अनुभव बालकों की रुचि प्रकृति तथा आवश्यकता के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इसमें बालक को सर्वोपरि सबसे ऊपर माना जाता है तथा इसमें वास्तविक जीवन से संबंधित क्रियाओं को ही नियोजन किया जाता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में इस विचारधारा को स्थान दिया गया है कि पाठ्यक्रम बालकों के लिए होता है कि नहीं कि बालक पाठ्यक्रम के लिए है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य बालकों का सर्वगुण विकास करना होता है। अब इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं। भाटिया एवं नारंग के अनुसार यह उस बालक की अभिवृत्तियों, क्षमताओं, रुचियों तथा उनकी आवश्यकताओं पर आधारित है। बालक वह केंद्र बिंदु है जिसके चारों संपूर्ण पाठ्यक्रम घूमता है, ठीक है। बालक को ध्यान के में रखकर ही करिकुलम बनाया जाता है। ब्रांसफोर्ड के अनुसार सीखने के कौशल का अर्थ उन कौशलों को लागू करना जिनमें वास्तविक गतिविधि और वास्तविक जीवन की स्थितियों से निकलने वाली सामग्रियों के साथ अभ्यास शामिल होते हैं। अब इसके बेसिक प्रिंसिपल ऑफ LDA ऑफ करिकुलम, ठीक है, लर्नर ड्राइवन अप्रोच के क्या प्रिंसिपल है। ये बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का सिद्धांत है। इसमें सर्जन का सिद्धांत है। इसमें बच्चे क्या होते हैं, क्रिएटिव होते हैं क्योंकि बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। और क्रिया केंद्रित, इसमें बच्चों को एक्टिविटीज़ कराई जाती है। समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड लोच एवं विविधता का सिद्धांत होता है, ठीक है। अब आप इसको पढ़ लेंगे, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। फिर अब हम करते हैं, अब हमारी थर्ड अप्रोच है क्रिटिकल अप्रोच। आलोचनात्मक उपागम के में क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल दिया जाता है।
इसमें बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं और प्राय क्रियाएं समूह में होती है और कठिनाई के समय समूह के सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हैं और इसलिए हर कठिनाई में समय उनके अध्यापक का मार्गदर्शन नहीं लेना पड़ता है। इसके अंतर्गत जो क्रिटिकल अप्रोच है हमारी, इसके अंदर टीचर और स्टूडेंट दोनों ही रोल प्ले करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट क्या है, खुद एक्टिविटी करता है। ठीक है, वो ग्रुप में एक्टिविटी करता है और खुद स्वयं करता है। तो वो अगर उनको कोई कठिनाई आती है तो वो समूह के सदस्य से ही हेल्प ले लेते हैं और हर कठिनाई के लिए उन्हें अध्यापक का मार्गदर्शन नहीं लेना पड़ता है। विद्यार्थियों के अंतर्गत सामाजिक चेतना का गुण आता है और वह उचित समावेशन और सहयोग सीखते हैं। जब बच्चे ग्रुप में सीखेंगे, ठीक है, तो बच्चों के अंतर्गत सहयोग की भावना आएगी। ठीक है, और बच्चे समाज में समावेशित हो जाएंगे, समावेशन एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, सामाजिक क्रियाओं को करते समय उनका संबंध स्कूल के बाहर सामाजिक समूह से भी बढ़ता है। इस प्रकार विद्यार्थियों को सामाजिक विकास होता है और बच्चे आत्मनिर्भर हो जाते हैं। बच्चे क्योंकि यहाँ पे खुद से कार्य कर रहे हैं तो बच्चों के अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। परिभाषा है कॉम्युनिस्ट के अनुसार जो कुछ सीखना है वो हमें करके सीखना है। रूसो के अनुसार बालकों के उन पुस्तकों को लगाने के बजाय उन्हें प्रयोगशाला में व्यस्त रखना चाहिए। बच्चों को हमें रोड लर्निंग नहीं करानी है। ठीक है, बच्चों को करके सीखना है पर बल देना है। ठीक है, फिर पाठ्यक्रम के सिद्धांत के आलोचनात्मक उपागम के गुण को हम देख लेते हैं। यह पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसके अंतर्गत बच्चों का सामाजिक विकास होता है। सामग्री बच्चे खुद से तैयार करते हैं। इसमें करके सीखने पर बल दिया जाता है और भावी जीवन के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। पाठ्यक्रम सिद्धांत के आलोचनात्मक उपागम की क्या क्या सीमित है, ये क्या एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी क्रियाएं सम्मिलित होती है। तो व्यापक क्रियाओं का अभाव रहता है, क्रियाओं का सीमित समय होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत बल्कि क्रियाएं करने के लिए काफ़ी समय चाहिए होता है। ठीक है, तर्क शक्ति की अवहेलना की जाती है। अति क्रियाशीलता का भय रहता है कि ज़्यादा ही एक्टिविटीज़ ना कराया जाए और भी बच्चों को पढ़ाई भी कराई जाए। ठीक है, संपूर्ण शिक्षा प्रदान ना हो सकना क्योंकि इसमें जो भी कुछ करना है हमें करके सीखना है, तो संपूर्ण शिक्षा प्रदान न हो सकना। ठीक है, अब हमारी लास्ट अप्रोच है पार्टिसिपेटरी अप्रोच, जिसे हम मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं। इसके अंदर टीचर और स्टूडेंट दोनों की भागीदारी होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। ठीक है, फिर है इसके अंतर्गत टीचर बच्चों से डिस्कशन कर सकता है, सहयोग कर सकता है, कैलिब्रेशन कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, एक्टिविटीज़ करता है, क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं और क्यूज पूछ सकते हैं, तो जिसके अंदर बच्चों और स्टूडेंट दोनों की ही भागीदारी होती है। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आता है, सेशन को ज़रूर लाइक करें। मैं आपके लिए इतने एफर्ट्स कर रही हूँ, अभी नाइट तक भी वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर शेयर करें अपने बीएड ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, अब हम यूनिट 3 और 4 के पार्ट में, ठीक है, हम करिकुलम चेंज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, करिकुलम एज अ प्रोडक्ट एज अ प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे और करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम स्टेप्स, ठीक है, करिकुलम के इम्पोर्टेंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा यूनिट 3 का पार्ट 2 होगा। ठीक है, ओके, आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।